I am Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. We have already discussed meaning, concept, and characteristics of emotional development. Here we will discuss emotional development during various developmental stages. Emotional development during infancy. Emotional development is a complex task that begins in infancy and continue into adulthood. इमोशनल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, लगभग मैच्योरिटी तक पूरा हो जाता है, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है. वैसे सारे डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलते हैं, लेकिन इसमें इमोशंस एक्चुअली मैच्योरिटी लेवल पे ही इमोशनल कंट्रोल करना फिजिकल एस्पेक्ट में कंप्लीट होता है. उसके बाद हमें नए नए एक्सपीरियंसेस गेन होते रहते हैं, उसके बिहाफ पर इमोशनल डेवलपमेंट में और एनहेंसमेंट होता है. Emotional development during infancy. The emotional development in infancy can be explained based on the infant age growth. Here are some stages that show how infant normally develop emotionally. 3 months, फर्स्ट 3 मंथ में कौन से इमोशंस शो होते हैं, वो किसी सी ऑब्जेक्ट क्लियरली. देखिए कोई भी इमोशन आइसोलेशन में कभी भी जनरेट नहीं होते, उनको जनरेट होने के लिए कोई ना कोई एनवायरनमेंट चाहिए, और इस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होने चाहिए. वो ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो अधिकतर, लेकिन लिविंग थिंग जो होता है वहाँ इमोशन चेंज होते हैं सिचुएशन, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सामने वाले पर्सन बिहेवियर कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में इमोशंस शो होते हैं. लेकिन यदि नॉन लिविंग थिंग है तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद उसके में इमोशनल चेंज होना बंद हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, एक स्टेबिलिटी होती है जिसकी वजह से पर्सन के लिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के एस्पेक्ट में इमोशन एक सीक्वेंशियल टाइम तक या एक पर्टिकुलर टाइम तक ही बनते हैं, फिर उसके बाद उनमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाते. फील कंफर्टेबल बाय समवन फैमिलियर. इस मंथ में बच्चा अब क्या होने लगता है, चीज़ों को देख रहा था, क्लियर देखने लगता है, समझने लगता है और कंफर्टेबल फील करता है मेनली अपनी मदर के साथ. हैव पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू टच. जब वो टच करती हैं तब वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है. देखिए रोते हुए बच्चे को यदि उसकी मदर या फादर पेरेंट मेनली वो लेते हैं तो उनकी टच से फीलिंग आती है उसमें और वो सिक्योर फील करता है और रोना बंद कर देता है. बिकम क्वाइट व्हेन पिक हिम अप. बिल्कुल. स्टार्ट लिसनिंग टू वॉइस. जब वो रो रहा होता है या अकेले लेटा होता है तो अपनी मदर की, अपने फैमिलियर या जिनसे उसको ज़्यादा अटैचमेंट है उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करता रहता है, और वो यदि दूर से भी आवाज़ लगा देती हैं तो उसको कंफर्टेबल फील होता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है और शांति से लेटा रहता है. बीइंग स्माइलिंग एंड रेस्पॉन्डिंग एंड टू सोशल स्टिमुलेशन. क्या होता है यहाँ पर कि वो स्माइल पास करने लगता है. अब स्माइल पास आप ऐसी एब्स्ट्रैक्ट में तो नहीं करते हो. स्माइल पास कब करते हो, जब कोई सामने से आपको कुछ रिएक्ट करता है और उससे रिलेटेड आपके अंदर किसी भी टाइप के नॉर्मली पॉजिटिव इमोशंस सिक्रीट होते हैं, डेवलप होते हैं, तो आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो उस पर्टिकुलर सोशल स्टिमुलेशन के लिए. अब क्या है 3 to 6 मंथ. अब यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ पर वो वार्म स्माइल, लाफ, खुशी को जाहिर करने लगता है अपनी. उसके फेशियल एक्सप्रेशन से रिस्पॉन्सेस फील होते हैं. ये दिखाई देने लग जाता है कि वो कंफर्टेबल है या फिर वो सैड है, यानी कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाता है.
इस स्टेज में, और अपने इमोशंस को केवल फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू ही नहीं एक्सप्रेस करता, अपने हैंड और लैग मूवमेंट्स के द्वारा भी शो करता है। वो आप किसी बच्चे को देखिए, उसकी मदर सामने आ जाएगी तो वो खुशी से हंस रहा होगा और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होंगे, और साथ में ही अपने लेग्स और हैंड मूवमेंट के द्वारा वो ये कहना चाहेगा कि मुझे आप गोदी में ले लो। तो ये क्या है, ये उसके पॉजिटिव इमोशंस है। और क्या कहता है करता है वो डिफरेंस करने लगता है अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप की साउंड्स निकालता है और अलग अलग फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। खुशी दिखाता है, इवन अपने आप को खुद मिरर में देख के हंसना चालू कर देता है। और क्या करता है, और दूसरे अपने जैसे ही दूसरे बेबीज़ के साथ खेलना उसको पसंद होता है। उसको उसके नाम से यदि पुकारा जाए, क्यों नाम से पुकारना, यानी कि उसको समझ में आता है कि मुझे रिकग्निशन मिल रही है, मुझे एक पहचान मिल रही है, तो उसमें वो खुश होता है और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट। और यदि मेरे को बीच में रिकॉर्डिंग करते करते पॉज करना पड़ता है तो मैं पॉज भी कर लेती हूँ। मंथ पर है। अब आया 10th to 12th मंथ पे क्या करता है, अब उसकी एंजाइटी जो है उसमें सेपरेशन आ जाता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस टाइप की एंजाइटी शो करेगा, और दूसरी अदर पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग टाइप की एंजाइटी शो करता है। स्टार्ट टू डेवलप सेल्फ एस्टीम, वो अपना खुद का आकलन करने लगता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे को इम्पोर्टेंस दी जा रही है या नहीं, या किसी और को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उसके हिसाब से वो इमोशन शो करता है। यदि किसी सिचुएशन में उसको इम्पोर्टेंस कम दी जा रही है तो वो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है उसके लिए एंगर और उसके लिए जेलसी टाइप की थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग शो करता है, और खुद कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कंडक्ट करता है जिससे उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाए। रिस्पॉन्ड टू पॉजिटिव एफर्मेशन बाय क्लैपिंग, क्लैपिंग करना चालू कर देता है। बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ हाइट को जानना शुरू कर देता है। वेरियस मूड्स एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। और क्या करता है, सोसाइटी में अप्रूवल के लिए, अभी जैसे मैंने बताया अप्रूवल के लिए अलग टाइप का बिहेवियर शो करता है, और जब उसको अवॉइड किया जाता है, डिसअप्रूव किया जाता है, तो वो भी उन लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करता है, या फिर कुछ एक्टिविटी ऐसे शो करता है जिससे उसे अप्रूवल मिल जाए। डिस्प्ले टेम्पर टेंट्रम की एक्टिविटी, समटाइम्स बी कोऑपरेटिव, समटाइम्स अनकोऑपरेटिव। कई बार वो कोऑपरेटिव होता है, लोगों को चीज़ें अपनी शेयर कर देता है, और कई बार ये कोऑपरेशन शो नहीं करता। स्टार्ट डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उसमें से सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो जाता है, और वो दोनों पेरेंट्स के लिए एक्टिव होता है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, बाय द एज ऑफ 2 years इन्फेंट डू नॉट हैव फियर ऑफ अ नेक, darkness and other similar situation, but gradually as the age increase by 3 years they start showing fear of such thing. According to Crow, infants imitate the emotional behavior of adults as well as the children in their environment. They respond to anger with anger and love with लव। यानी कि जब छोटा इन्फेंट होता है तब इन्फेंसी की स्टेज में वो फियर और इस टाइप के
नेगेटिव इमोशंस शो नहीं कर पाता, उसे कहीं डर नहीं लगता, अंधेरे में आराम से जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें फियरनेस और अलग टाइप के इमोशंस को शो करना की हैबिट डेवलप हो जाती है। और वो कोई गुस्सा करता है तो गुस्सा शो करता है, लव करता है तो लव के एक्सप्रेशन शो करने स्टार्ट कर देते। इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड यानी कि इन्फेंसी के तुरंत बाद स्टार्ट होने वाली स्टेज 2.5 साल की स्टेज से स्टार्ट होता है। इमोशंस आर फ्रीक्वेंट होते हैं इमोशंस, दे एक्सप्रेस कॉमन इमोशनल एक्सपीरियंसेस लाइक एंगर, जॉय, फियर, ये कॉमनली वो एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। इमोशंस इज़ रिलेटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, किसी ना किसी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट में होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट में कोई भी इमोशन शो नहीं करता। किसी ना किसी वस्तु जो कि उसको दिखाई दे रही है उसके रिफ्लेक्सेस में इमोशंस शो होते हैं। ईच इमोशंस इज टेम्परेरी इन नेचर, टेम्परेरी होते हैं, बहुत जल्दी इमोशंस चेंज हो जाते हैं। शिफ्टिंग होता है इमोशंस में रैपिडली। आप देखो नॉर्मली एक अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे को यदि वो रो रहा है, किसी भी बात से गुस्सा है, तो हम इजीली उसको कुछ चीज़ देके, चॉकलेट देके, कोई भी गिफ्ट देके उसे इजीली उसके इस सैड वाले इमोशन को हैप्पी वाले इमोशंस में चेंज कर सकते हैं। बहुत टेम्परेरी होते हैं हम लोगों के इस स्टेज में इमोशंस। आप लोग भी अडल्टहुड को बिलोंग करते हो तो आपके इमोशन में स्टेबिलिटी होती है। यदि आप किसी से गुस्सा हो गए तो इजीली नहीं मानते, लेकिन वो बच्चे जो होते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बहुत इजीली अपने इमोशंस को चेंज कर देते हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट हाइड देयर इमोशंस, वो अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाते। दे डज नॉट बॉदर द सोशल सिचुएशन where they engage. As the child grow, the strength of the emotion vary. जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसके इमोशंस की स्ट्रेंथ, पावर वेरी करती जाती है। उनकी इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन इज़ रिलेटिवली लेस, इंटेंसिटी कम हो जाती है। बार बार ज़िद्द करना, जैसे कई बार होता है ना, एक बार मना कर दिया उनसे कि नहीं इस टाइप के इमोशंस मत शो करो, मतलब कोई चीज़ जैसे उसने टॉफ़ी मांगी और टॉफ़ी पेरेंट्स नहीं दी, एक्चुअली इस एज पे इसी टाइप के रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उन्होंने नहीं दी तो वो गुस्सा करेगा और ज़ोर ज़ोर से रोना चालू कर देगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो यदि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं गुस्सा करने के लिए, रोने के लिए, कि रोना नहीं है, तो वो अपने उस इमोशंस पे कंट्रोल करने लगता है। बार बार रिपीटली उसको शो नहीं करता, उसकी इंटेंसिटी भी धीरे धीरे कंट्रोल मैनर में आने लगती है। पहले आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बहुत तेज चीख चीख के रोते हैं, फिर धीरे धीरे रोना शुरू कर देते हैं। और अब देखो एडोलेसेंट में क्या करते हैं, छुप छुप के रोते हैं। कब रोते हैं? अपने सोते समय अपना मुंह अपने कमरे में जाकर अपने बेड में अपने ब्लैंकेट में मुंह छुपा के, यानी कि वो शो नहीं करना चाहते अपने ऐसे इमोशन जिससे सामने कोई भी पर्सन उनके लिए नेगेटिव फीलिंग शो करे। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड इमोशंस बिकम मोर प्रिडिक्टेबल एंड लेस पावरफुल। चाइल्डहुड स्टेज में जो भी इमोशंस होते हैं वो बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भविष्यवाणी की जाती है। ये आगे जाके जिद्दी बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये बहुत सबकी हेल्प करेगा, केयर करेगा सबकी, तो प्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल नहीं होते। क्यों? अभी हमने कहा कि रैपिडली चेंज आता है, बहुत ईजीली चेंज होते हैं। चाइल्ड स्टार्ट गेनिंग कंट्रोल ओवर हिज इमोशन, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। और 6 ईयर का जब हो जाता है तो वो शो करता है हाँ कि मुझे डर नहीं लग रहा है, और मेरा गुस्सा करता है तो चीख के गुस्सा नहीं करता, आंखों से गुस्सा करता है। तो ये क्या है? ये इमोशनल कंट्रोल स्टार्ट हो। इमोशनल कंट्रोल ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड। इन दिस स्टेज इमोशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो categorized by the development of some undesirable emotion like बहुत सारे jealousy, disgust और fear और इस टाइप के emotions toward other child of the same age group. Actually यहाँ comparison थोड़ा सा start हो जाता है पेरेंट्स के लिए, इनकी वजह से, टीचर्स की वजह से, किसी भी वजह से जब कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है तो नेगेटिव इमोशंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं।
और उन नेगेटिव इमोशंस की वजह से बच्चा क्या होता है, बच्चा उस सोशल एनवायरनमेंट में जो उसके डिज़ायरेबल इमोशंस होने चाहिए वो शो करने की जगह नेगेटिव इमोशन शो करने लगता है। तो हमेशा पेरेंट्स को चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ऐसे बिहेवियर शो करे अपने बच्चे के लिए कि बच्चे में नेगेटिव इमोशंस जनरेट नहीं हो, और यदि जनरेट हो रहे हैं तो पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी होगी। Children learn to avoid expressing undesirable emotions before their parents, teacher and adults. In other words, they learn emotional management to some extent. यहाँ पर वो अवॉइड करता है किसको, अनडिज़ायरेबल इमोशंस को शो करने के लिए वो कंट्रोल करना सीख जाता है। और साथ में ही पेरेंट्स, टीचर्स और अदर अडल्ट्स को भी बच्चों को ये लर्न करना सिखाना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने अनडिज़ायरेबल इमोशंस को एक्सप्रेस करने से रोक सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, किस सिचुएशन में किस टाइप से इमोशन को शो कर सकते हो। Child cannot control their emotional expression in social situation. They express their emotion at the time of the perception. वो इस समय अपने सोशल सिचुएशन में इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशन को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। As the child grows, the strength and intensity of emotion vary. जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और उसके साथ में इन इमोशंस की इंटेंसिटी भी कम होती जाती है। बहुत देर तक वो खुश नहीं रहता, बहुत देर तक वो गुस्सा नहीं रहता। हाँ, गुस्सा रहता सकता है, खुश भी रह सकता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करता बहुत टाइम तक। यानी कि बहुत टाइम तक वो अपने अंदर की जो इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं उनमें उनको कंट्रोल करके उनके एक्सप्रेशन पावर में कंट्रोल करना आ जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंट, दिस इज अ स्टेज ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस। ये स्टेज किसकी चीज़ की है, इमोशनल इम्बैलेंस की है। यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इमोशनल इम्बैलेंस, इंटरनल इमोशनल इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस स्टेज में फिज़िकल डेवलपमेंट की वजह से फिज़िकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब रहता है। इसीलिए इसे तनाव तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि वो इमोशनली तो डिस्टर्ब रहने की वजह ये भी है उसकी, क्योंकि वो फिज़िकली डिस्टर्ब रह रहा होता है, उसको में स्टेबिलिटी नहीं होती, फिज़िकल चेंजेस को एक्सेप्ट करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कई सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं और उनके साथ बैलेंस करके चलना, सोसाइटी में उसको एक अडल्ट की तरह माना जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो उसकी तरह बिहेवियर करना उसके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है, वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं रहता। इन दिस स्टेज द पर्सन इज़ more stable in respect to emotion like disturb, jealousy, sympathy and anger. अभी हमने कहा इम्बैलेंस की स्टेज है और फिर कह रहे हैं स्टेबल स्टेज है, तो ये कंट्रोवर्सी आ गई। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, एक्चुअली क्या होता है, वो अंदर से अलग अलग इमोशंस शो होने की वजह से डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसमें उसके इमोशंस के एक्सप्रेशन में स्टेबिलिटी आती है, वो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है कि मुझे कैसे जेलसी को कंट्रोल करना है, कैसे मैं इंटरनली डिस्टर्ब हूँ लेकिन मेरे को सामने शो नहीं करना, कैसे मेरे को अपने गुस्से पे काबू रखना है। ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ इस स्टेज पे डेवलप होने लगती हैं। दे स्टार्ट केयरिंग अबाउट देयर फिजिक, ड्रेसिंग सेंस, इकोनॉमिक स्टेटस एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस और एक्सेट्रा। यहाँ पर वो अपनी फिज़िक के लिए, अपनी ड्रेसिंग सेंस के लिए, अपनी इकनॉमी के लिए, अपनी एजुकेशनल प्रोग्रेस और एजुकेशनल स्टेटस के लिए कंसर्न्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा केयर करने लगता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए अटैचमेंट होने के साथ साथ यहाँ इमोशंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है उसके इमोशंस में, पता नहीं चलता। कई बार वो खुश होके इस स्टेज में देखिए आप, बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड भी करते हैं एडोलेसेंट, लेट एडोलेसेंट के टाइम पे,
तो अभी तो वो खुश थे, बहुत अच्छे से बात करके गए थे, और थोड़ी देर बाद पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। तो यानी कि उनके इमोशंस और इमोशनल एक्सप्रेशन पावर में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कोई जज नहीं कर पाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, किस टाइप के इमोशंस इस टाइम वो फेस कर रहा है। An adolescent person has undergone a lot of stress and strainful situation. बहुत अलग अलग टाइप की सिचुएशन से फील करता है, इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स को और टीचर को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट और चाइल्ड के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करे, ताकि वो अपनी बात को, अपने एक्चुअल इमोशन और को एक्सप्रेस कर सके उनके सामने। We cannot understand him by his overt behavior. They learn to hide their emotion from others. हम और दूसरे जो लोग होते हैं उनके सामने अपने इमोशंस छुपाता है। बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज है, यहाँ पर एक एक चीज़ को जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So it is very complex to identify the individual. Emotional expressions become less diffuse, random, and undifferentiated. The emotion cannot be separate to other social situation. There is a mixture of emotional expression related to a particular stimulus and cannot be differentiated it. For example, excitement is accompanied by fear. यहाँ पे मिक्सचर होता है एक्सप्रेशंस का, इमोशंस का, और उन मिक्सचर के अकॉर्डिंग ही वो अपनी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सोशल एनवायरनमेंट में अपनी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करता है, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हाँ, सामने वाला अनदर पर्सन उसको ऑब्जर्व करके पहचान नहीं पाता कि एक्चुअली उसके इमोशंस किस टाइप के हैं। Emotions are expressed in the absence of concrete object. अभी हमने अर्ली चाइल्डहुड में बोला था कि उनके इमोशंस जो होते हैं वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, जो ऑब्जेक्ट सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉन्क्रीट के लिए नहीं होते, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी, मतलब कॉन्क्रीट के लिए तो होंगे ही, ऑब्वियस है, क्योंकि कॉन्क्रीट के लिए हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, लेकिन वो इमोशंस हमारे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। स्टेबल कहाँ होते हैं? जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ऑब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, उनके लिए इमोशंस ज़्यादा स्टेबिलिटी लिए हुए होते हैं, और वो ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी, उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। इमोशंस आर मोस्ट कंटेजियस because children are most suggestible and dependence on other the emotional expression he shared to elder. वो अपने एक्चुअली कंटेजियस का मीनिंग क्या है कि संक्रमित होते हैं, यानी कि उसने किसी को अपना रोल मॉडल बना लिया, किसी एक्टर को बना लिया, एक्ट्रेस को बना लिया, तो उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। वो जिस टाइप के इमोशंस शो करता है, जिस टाइप की मूवीज़ में एक्ट करता है, उसी टाइप के टॉकिंग स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल और कई सारे स्टाइल्स को और एक्सप्रेशन पावर को वो अपना लेते हैं, और उसी के टाइप से बोलना, जिसकी वजह से क्या है, ये देखिए, जो हमारे इमोशंस थे तो वो एक्सप्रेस किस तरीके से हो रहे हैं, वो ऐसे ही तो हो रहे हैं कि हम कैसे बोलते हैं, किसी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किसी को कैसे रेस्पेक्ट देते हैं। अब वो मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग ना करके किसी अपने रोल मॉडल के अकॉर्डिंग करूँ, तो वो क्या हो गया? कंटेजिनियस हो गया। यदि अब मुझे देख कर, मेरे स्टाइल को देख के या मेरे टॉकिंग हैबिट को देख के कोई मुझसे इम्प्रेस हो गया, तो वो इसको अपना लेगा, फिर थर्ड पर्सन उसे अपना लेगा, तो यानी कि ये क्या हो गया? ये संक्रमित फॉर्म में हो गया कि एक से दूसरे को ये ट्रांसफर होता रहता है। कैन नॉट हाइड देयर इमोशंस। एक्चुअली कई इमोशंस को वो छुपाते भी नहीं है और कई को छिपा लेते हैं। ये कंट्रोवर्सी होती है, यहाँ पे समझना बड़ा मुश्किल टास्क है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस डेवलप हो जाते हैं। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के अलावा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। हाईली इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और इसका कोई रूट नहीं होता, इसकी कोई जड़ नहीं होती किस वजह से ये डेवलप हुए हैं। इमोशनल फीलिंग आर वाइडेड,
बहुत सारे इमोशनल फीलिंग होती है, हम खुद नहीं समझ पाते कि ये क्यों हुई। सोशल कॉन्टैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर मोर वाइडन, बहुत सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ने लगते हैं जिसकी वजह से इनमें अलग अलग टाइप के इमोशंस डेवलप होते हैं। ही इज़ रिलेटेड टू क्लासमेट्स, एल्डर्स एंड यंगर पीपल। इमोशनली अटैच्ड हीरोज़, जैसा अभी मैंने बताया, तो बहुत सारा इनका एक्चुअली सोशल दायरा जो है, वाइडनेस जो है वो बढ़ने लगती है जिसकी वजह से ये अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग पर्सनस के लिए अलग अलग इमोशंस शो करने लगते हैं। दे डेवलप एन इंटीग्रिटी अबाउट देयर पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे इनमें इमोशनल वैरायटी आती है। So they become more patient and tolerant any delayed in their life circumstances. इसकी वजह से क्या होता है, इनमें पेशेंस भी आता है, टॉलरेंस भी आती है, क्योंकि ये सोचते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, फ्यूचर में मुझे ऐसा करना है, तो बहुत टाइम टेकिंग है। तो इनमें एक स्टेबिलिटी की फॉर्म भी, वैसे अनस्टेबल स्टेज होती है, लेकिन इमोशन में कहीं कहीं, देखिए ये तो इंडिविजुअल वैरी करता है, हम ये नहीं कह सकते कि हर ही बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा, नहीं। यहाँ पर इमोशनली स्टेबिलिटी भी आती है, वो अडल्ट की तरह बिहेवियर करना लगते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगते हैं। तो टॉलरेंस, पेशेंस पावर भी उनमें डेवलप होती है, क्योंकि उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। वो टाइम को, वर्क की इम्पोर्टेंस को समझना स्टार्ट होता है। ब्रिंग द इमोशन, दे कैन टॉलरेट स्ट्रेस, टेंशन इन वेरियस लाइफ सिचुएशन। So they develop a sense of self-control. Self-control develop हो जाता है। Capacity of sharing emotion. इमोशन को कैसे शेयर करना है, ये यहाँ पर आ जाता है। देखिए अभी तक छोटा बच्चा था, यदि वो खुश था, उसको हमने एक टॉफ़ी, चॉकलेट कुछ भी दे दिया तो वो खुश हो रहा है। और वो अपने इमोशंस को कैसे शो करता है, बहुत कस के हग कर लेता है ना, सबके सामने बहुत खुश होता है, बहुत तेज तेज हंसता है। तो एक्सप्रेस तो वो भी कर रहा है, लेकिन वो उस स्टेज पे एक्सेप्टेबल है, एडोलेसेंस स्टेज पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर अलग टाइप के इमोशंस शो किए जाते हैं कि मुझे कैसे अपने इमोशन को दूसरे के साथ शेयर करना है। तो ये पावर आ जाती है, टेंडेंसी आ जाती है कंसिडरेशन की, दूसरे की फीलिंग को समझने की। यदि किसी ने मुझसे मना किया है तो क्यों मना किया है, हाँ मैं समझ जाता हूँ कि मेरे घर में चॉकलेट अभी एक ही है और कोई सामने गेस्ट है, तो फिर उन्हें कैसे दिया जाएगा, तो ये समझ जाता हूँ। ये तो छोटी चीज़ मैंने चॉकलेट की बताई, एक्चुअली एडोलेसेंट पे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन छोटा बच्चा ये नहीं समझता, चाइल्डहुड में वो नहीं समझता, उसे अभी चाहिए चॉकलेट तो अभी चाहिए, जिसकी वजह से उसके इमोशनल शेयरिंग, इमोशनल कंट्रोल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन वो एक्सेप्टेबल है उस स्टेज पे, एडोलेसेंट स्टेज पे वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। शेयरिंग ऑफ इमोशन रीच इट्स पीक एट दिस स्टेज। शेयरिंग इस टाइम बहुत ज़्यादा होती है, अपने पीयर ग्रुप के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, अपनी ड्रेसेस शेयर कर देते हैं, अपनी बाइक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर लेते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर सेटिस्फैक्शन, किसी से सेटिस्फाई होते हैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं, किसी से अनसेटिस्फाई रहते हैं तो बिल्कुल ही अनसेटिस्फाइड रहते हैं। सो दे engaged in the activity of other and take role of for लॉयल्टी एक्सपेंड, लॉयल्टी बढ़ने लगती है और लॉयल्टी की वजह से वो अपने नेबर्स में और अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाने लगते हैं, डोमिनेंसी की पावर बढ़ने लगती है। और सो दे मेंटेन अ लॉयल्टी टूवर्ड अदर। रियलिज्म in emotional expressions. He enters into the world of reality. वो जानने की कोशिश करने लगते हैं कि इस पूरे वर्ड की रियलिटी क्या है, क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है। He become aware of his strength and weakness. यहाँ पर वो अपने आप के एक तरीके से मेटाकॉग्निशन करने लगते हैं कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता, जिसकी वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को जानने की कोशिश करने लगते हैं। दिस अवेयरनेस रिफ्लेक्ट इन देयर इमोशनल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को जाना है और खुद को नहीं भी जाना है।
और खुद की स्ट्रेंथ को जाना है और खुद की स्ट्रेंथ को नहीं भी जाना है। इसी तरीके से कई अपनी वीकनेसेस को जानते हैं और कभी कभी ये अपनी वीकनेसेस को गलत एवेल्युएट कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, ये दूसरे के हिसाब से, दूसरे के रिएक्शन के हिसाब से कर लेते हैं कि वो कहता है मुझे नहीं आता। तो सही मेटाकॉग्निशन की ज़रूरत है ताकि वो अपने इमोशनल कंट्रोल, अपने इमोशनल एक्सप्रेशन में उसे शो कर सके। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो दूसरे के डराने से या दूसरे के कहने से उस पर्टिकुलर वीकनेस को अपना लेते हैं और अपने बिहेवियर में, अपने इमोशंस में उसे शो करते हैं, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगी, जबकि वो उस चीज़, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। रिव्यूइंग होप्स एंड एस्पिरेशंस, यहाँ पर अपने एस्पिरेशंस और होप्स को की रिव्यूइंग की जाती है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ हाई एक्सपेक्टेशन फॉर हिज फ्यूचर, सम रियलिस्टिकली हार्ड वर्क फॉर इट। यहाँ पर उनके एस्पिरेशंस लेवल बहुत हाई होते हैं, चाहे वो एजुकेशनल एस्पिरेशन लेवल हो या वोकेशनल एस्पिरेशन लेवल हो, वो हाई होने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिहेवियर शो करते हैं। सो दे फील अ पॉजिटिव इमोशन इन इट, अदर एंगेज्ड इन डे ड्रीम फैंटेसी और remain in illusion. Later they become unrealistic. Tolerance of loneliness, उनमें अकेले रहने की आदत पड़ जाती है और जिसकी वजह से वो अकेले रहना पसंद करने लगते हैं और घर में अकेले रहना चाहते हैं। इंक्रीज्ड कंपेशंस, डेवलप एम्पैथी एंड सिंपैथी, उनमें दया की भाव आ जाती है और वो लोगों के लिए सिंपैथी की फीलिंग शो करते हैं। कैन दे एंटायर इनटू हिज ओन फीलिंग एंड अप्रिशिएट द फीलिंग ऑफ अदर, वो दूसरों की फीलिंग्स को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। दस वी कम टू नो दैट द इमोशनल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन कीप्स ऑन changing from infancy to adolescent and it become more mature to in adulthood. धीरे धीरे एक्सपीरियंस जुड़ने के साथ इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल डेवलपमेंट एनहेंस होता है और वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बनता जाता है। इस तरीके से हमें समझ में आया कि डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज में, इमोशनल डेवलपमेंट में वेरियस चेंजेस होते हैं, उनकी इंटेंसिटी बदलती है, फ्रीक्वेंसी बदलती है, इमोशनल कंट्रोल आता है, स्टेबिलिटी आती है, एक्सप्रेशन पार आती है उस पर्टिकुलर इमोशंस के लिए। लेकिन सामने टीचर और पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि उस बच्चे में, उस चाइल्ड में पर्टिकुलर कौन से इमोशन एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है किसी पे एक्ट को करने के लिए, ताकि कोई नेगेटिव एक्ट सामने ना आ जाए, जैसे सुसाइड होते हैं। इसीलिए टीचर्स को, उसके फ्रेंड्स को और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या एक मैनर बता दें, ताकि वो उस फॉर्म में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दे और कोई नेगेटिव इमोशंस उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाले, जैसे सुसाइड कर लेते हैं नॉर्मली इस स्टेज में बच्चे, एडोलसेंट स्टेज में। और उसको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये पेरेंट्स और टीचर ये सिखाएं कि किस तरीके से अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर शो करें, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट का बेस ही इमोशनल डेवलपमेंट होता है। Thank you.